शहजाद, पहले तो सुमित जी, नगमा जी, एक चीज, हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, कहिए कहिए। हाँ, पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ, महाराष्ट्र के नतीजों की वजह से नहीं। झारखंड में तो जो स्थितियां होंगी 1-1.5 घंटे बाद साफ हो जाएंगी, पर कम से कम हमारी बेचारी ईवीएम बच गई। आज ईवीएम बच गई है, ईवीएम को कोई गाली नहीं बक रहा है, ईवीएम को कोई कोस नहीं रहा है, क्योंकि अगर ईवीएम को कोसेंगे तो भला बताइए कि झारखंड में फिर क्या जवाब देंगे। पर अभी अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है कि संजय राउत ने ईवीएम को कोस दिया है। मतलब महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ है और झारखंड में ईवीएम एकदम परफेक्ट है। ये केवल इंडिया अलायंस ही कर सकती है। देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, झारखंड में हम अभी भी बहुत ही, हमें उम्मीद है, हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। वहाँ की 5 साल की सरकार जो रही है वो भ्रष्टाचार में लिप्त और घुसपैठियों को और तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रही है, और इसीलिए कुछ देर इंतजार करते हैं। वोट जो अभी दिख रहा है रुझान वो प्रो इनकम्बेंसी है, सत्ता के पक्ष में दिख रहा है। शहजाद, देखिए, अभी आपके तात्कालिक एनालिसिस के लिए आपका ये कहना ठीक है, पर मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे बाद स्थितियां और भी साफ। शहजाद सॉरी, मैं तो बनी रहेगी या स्थिति में चेंज होगा? सुबह से अलग अलग चैनल्स पे होंगे शहजाद। 7 बजे से बात कर रहा हूँ, तमाम आपके मित्र दोस्त प्रवक्ता बन के आए और यही बात बार बार कही। आप जो आप 3-4 चीजें गिना रहे हैं वही सब उन सब ने भी गिनाई। तो उस वक्त बात गले से उतर रही थी क्योंकि बीजेपी आगे चल रही थी, अब उतर नहीं रही शहजाद भाई। अब 50 और 29 हो गया है, ये गैप बढ़ गया है। 41 पर मिडवे है और वो 10 सीटें प्लस में चले गए हैं। तो ये बहुत बड़ी, जैसे आप महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जीत ले रहे हैं, ऐसे हेमंत सोरेन बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए सुमित जी, मैं आपको फिर से बड़े ईमानदारी से, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि जो मतलब केवल रेटोरिक बात करके निकल जाऊंगा। आपकी बात 100% सही है कि अभी जो रुझान हम देख रहे हैं, जो हम रिजल्ट्स और लीड्स देख रहे हैं, उसमें इंडिया अलायंस आगे है और एनडीए पीछे है झारखंड में। वही चीज़ अगर महाराष्ट्र में देखें तो बम्पर जीत है हमारी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जब फाइनल हो जाएंगे नतीजे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पर अभी मैं ऑनलाइन ऑन एयर विश्लेषण तो नहीं कर सकता झारखंड में व्हाट वेंट राइट व्हाट वेंट रॉन्ग। ये तो बाद में हम लोग चुनाव के बाद ही करेंगे विश्लेषण। बिल्कुल चुनाव के बाद करेंगे। और ये भी कि वहाँ पर महिलाओं के लिए जो स्कीम चलाई गई एनडीए की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से, वो क्यों नहीं काम की, या वहाँ पर हेमंत बिस्व शर्मा, जैसे सुमित अभी कह रहे थे कि हेमंत वर्सेस हेमंता वहाँ पर हो गया था, तो वो क्या काम नहीं किया। उम्मीद किन चीज़ों पर थी आपकी? देखिए, कोई भी चुनाव जी नगमा जी कोई भी चुनाव 2 पर्सनालिटी सेंटर के नहीं होता। चुनाव पार्टी लड़ती है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, हमारे गठबंधन ने चुनाव लड़ा है, तो दोनों जगह पे गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग जो आ रही है वो भी आपको बता दें। एक तो ये कि जामताड़ा से सीता सोरेन जो हैं वो पीछे चल रही हैं, बल्कि कुछ देर पहले हमने ये देखा कि कल्पना सोरेन भी फिलहाल जो हैं वो पीछे चल रही हैं। पर इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है इलेक्शन ब्रेकिंग की, कल्पना सोरेन अभी भी पीछे हैं झारखंड में। हालांकि इस चुनाव प्रचार में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, काफ़ी वो मुकर रही हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल लीडर के तौर पे सामने आई हैं। अपनी पार्टी में इस बड़ी जीत में उनका बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अभी जो है सुमित, अब चीज़ें बदलेंगी। उम्मीद है, राजेंद्र तिवारी जी बता रहे थे कि वो आगे हो जाएंगी, पर इस समय कल्पना सोरेन पीछे हैं। हमारे साथ मेरी सहयोगी अदिति जुड़ी हुई हैं स्टूडियो में, और अदिति आपको इस समय ताज़ा आंकड़े, जो तस्वीर इस वक्त दिख रही है, वो बताएंगी। शुक्रिया नगमा। तो रांची में हम हैं और झारखंड चुनाव की तस्वीर जो है वो अब धीरे धीरे रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो सीधे इंडिया गठबंधन को नज़र आ रहा है। यहाँ पर किस तरह से वो अब सत्ता की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और झारखंड में हम जानते हैं कि अमूमन रिपीट हमने होते हुए नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि हेमंत सोरेन इस बार अलग कुछ करने जा रहे हैं, इतिहास रचने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो जेल में थे वो 5 महीने, उसके बाद सहानुभूति वोट क्या वो हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही थी। तो आंकड़ों पे एक नज़र डाल लेते हैं। इंडिया गठबंधन जो है वो 50 सीटों पर है, बहुमत का आंकड़ा 41 से उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। एनडीए जो है वो 29 पे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और अन्य जो है वो यहाँ पर 2 पर हैं। तो ऐसे में ये स्थिति नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर ये भी देखें कि अभी भगवान बिरसा मुंडा जो हैं, उनकी 150वीं जयंती पर बीजेपी ने तमाम बड़े कार्यक्रम किए थे। खुद प्रधानमंत्री भी बिहार में मौजूद थे। अमित शाह जो, उन्होंने बहुत बड़ी मूर्ति का अनावरण किया था। आदिवासियों को अपनी तरफ लाने की बहुत पुरजोर कोशिश जो है वो की गई थी। लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन की जो मैया सम्मान योजना के तहत जो किश्त जा रही थी, 51 लाख महिलाओं तक वो किश्त जो है वो पहुँच रही थी 1000 रुपये की, और उसे बढ़ाकर 2500 रुपये तक करने की बात हेमंत सोरेन ने की थी। वो वादा आदिवासियों पर अपनी जो पैठ थी वो उन्होंने बनाए रखी है। और ये जो आंकड़े हैं ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि अब हेमंत सोरेन जो है झारखंड में सत्ता की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
तो मेरे सहयोगी सुमित और नगमा के पास हम एक बार फिर से चल रहे हैं। शुक्रिया आपका अदिति। अब झारखंड की जो तस्वीर है इसमें बड़ा उलटफेर इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है कि एक बार फिर तस्वीर बदले, जिस तरह से सुबह से बार बार तस्वीर पलट रही है। पर महाराष्ट्र पे नजर डालते हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं ये महाराष्ट्र के आंकड़े, जहां पर इस वक्त बढ़त जो है एनडीए की वो 216 सीटों पर है और महाविकास अघाड़ी सिर्फ 60 सीटों पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी तस्वीर महाराष्ट्र में बड़ी जीत की ओर है, एनडीए झारखंड में बड़ी जीत की ओर इस वक्त बीजेपी 124 पे आगे है, शिवसेना 55 पे आगे है, एनसीपी 34 पे आगे है। एनसीपी को 7 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये अजीत पवार की एनसीपी है, रियल एनसीपी जिसको कह रहे हैं। शिवसेना को 14 सीटों का फायदा हो रहा है, बीजेपी को 19 सीटों का फायदा हो रहा है। 216 में अलग अलग पार्टियों की क्या स्थिति है, ये आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त मुंबई से जुड़ गए। जितेंद्र, इतनी बड़ी जीत, इतना बड़ा स्वीप शायद आपने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, जो आप लगातार चुनाव कवर कर रहे थे। एम आई राइट? बिल्कुल, मैं महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में घूमा था और ये लग रहा था कि मामला नेक टू नेक होगा, कांटे की टक्कर होगी, लेकिन महायुति को इतनी बड़ी जीत मिलेगी इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। सुमित जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराष्ट्र बीजेपी के मुख्यालय में और यहाँ पर जश्न की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पहले से ही एक बैनर लगाया गया है कि हरियाणात विजयाची हैट्रिक। ये तो झांकी है, महाराष्ट्र अभी बाकी है। कहीं ना कहीं बीजेपी कैडर्स को पहले से ही अंदाज़ा था कि इस तरह की जीत इन्हें मिलने वाली है। कुछ देर पहले ही यहाँ पर लड्डू के बॉक्सेस मंगाए गए हैं और थोड़ी देर में यहाँ पर ढोल ताशे भी आ जाएंगे। जश्न मनाने की पूरी तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा अपना आकलन क्या है कि किस वजह से महायुति को इस तरह की जीत महाराष्ट्र में हासिल हुई। बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊंगा। मैंने 8 पॉइंट्स नोट किए हैं। पहला कारण है लाड़की बहन योजना का सक्सेस। ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों की जो झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर इसका असर रहा। दूसरा ये कि मराठा आंदोलन जो है वो ठंडा पड़ गया। मनोज जरंगे पाटिल महीने भर पहले से ही चुप हो गए। तीसरा कारण यह है कि किसानों को राहत मिली। किसानों की नाराजगी जो विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में थी वो ठंडी पड़ गई। चौथा कारण यह है कि ध्रुवीकरण की राजनीति वो बीजेपी के लिए काम कर गई। बटेंगे तो कटेंगे ये वाला नारा एक है तो सेफ हैं। और नीतीश राणे ने जिस तरह के बयान दिए या देवेंद्र फडणवीस ने जो वोट जिहाद की बात की वो कहीं ना कहीं काम करते नजर आई। इसके अलावा पांचवा कारण यह है कि आरएसएस ने काफी कड़ी मेहनत की, खास करके विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में आरएसएस की ओर से वोटरों को मोबिलाइज करने के लिए या वहां महायुति के कैंपेन में काफी मेहनत की गई। छठवां कारण यह है कि बागियों की ओर से एमवीए को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि बागी उम्मीदवार दोनों तरफ से खड़े हुए, लेकिन एमवीए को काफी नुकसान पहुंचा है, तो यह भी झटका लगा। सातवां प्रमुख कारण यह है कि जो हमने लोकसभा चुनाव के वक्त में शरद पवार के प्रति सहानुभूति देखी थी, वैसी सहानुभूति की लहर इस विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आई। और आखिरी कारण यह है कि बीजेपी के कैडर्स खुद ही बोलते हैं कि हमने जानबूझकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियां काफी कम रखी, काफी सीमित रखी और इस वजह से इसका भी फायदा उन्हें मिला। एक चीज और बताइए जितेंद्र, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया आपने, बड़ा अच्छा विश्लेषण किया आपने, प्रिसाइज 8 पॉइंटर्स क्या रहे जीत के कारण। लेकिन पवार फैमिली में क्या चल रहा है? बारामती में अजीत पवार आगे चल रहे हैं, योगेंद्र पवार पीछे चल रहे थे, जो मेरे पास आखिरी जानकारी थी। अगर अजीत पवार वहाँ जीत रहे हैं चुनाव अपना और उनके लोग अगर कुल मिला के जो उन्होंने सीटें लड़ी वो नुकसान में है उनकी पार्टी पिछली बार के मुकाबले, तो असली एनसीपी कौन सी कहलाएगी, शरद पवार वाली या अजीत पवार वाली? देखिए, बिल्कुल यही बात जो है शरद पवार की एनसीपी की ओर से कही जा रही थी कि भले ही पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के पास चला गया हो, लेकिन ये जनता तय करने वाली है कि आखिर वो किसको असली एनसीपी मानती है। और अगर जब कुल आंकड़े आ जाते हैं, मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे में पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और अगर शरद पवार की एनसीपी बढ़त बनाती है, वो ज़्यादा सीटें हासिल करती है, तो यही कहा जाएगा कि जनता ने असली एनसीपी तो शरद पवार वाली पार्टी को ही माना है। तो देखना होगा अभी क्या होता है दोनों एनसीपी के बीच में। लेकिन शिवसेना के बीच में तो लड़ाई सेटल हो गई है जितेंद्र। ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ही असली शिवसेना है, जनता ने उन्हीं को माना है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे को जो है मुंबई में जो है बढ़त मिलेगी, मुंबई की सीटें जो है वो काफ़ी जीतेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुंबई में भी उद्धव ठाकरे जो है झटका खा रहे हैं। अभी शुरुआती जो आंकड़े आए हैं वहाँ पर मुंबई की सीटों पर जो हमारा जो जमीर है, ये दोनों जब खतरे में पड़ जाए, हमारी संस्कृति, हमारी माँ बहनों की प्रतिष्ठा, इज्जत और यहाँ की जो ज़मीन, यहाँ के रोज़गार, ये जब खतरे में पड़ जाए तो वो मुद्दे नहीं होते, हमारे जीवन के सवाल हैं।
और उन सवालों पर जनता जो है वो भाजपा के साथ है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ये तीनों राजनीतिक शिकारी हैं। उनको यहाँ के लोगों से कोई प्यार नहीं है, ये सिर्फ सत्ता के भूखे भेड़िए हैं। भाजपा ने बहुत सोच समझ करके बड़े सपनों के साथ झारखंड बनाया था और हम इसका उसी प्रकार से संवारने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में करेंगे। इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा गया है और कुछ निर्दलीय भूमिका क्या लगती है आपको कि हो सकती है? अगर निर्दलीय की भूमिका की जरूरत मुझे लगती नहीं है कि यहाँ पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को में आप पुरानी बाइट लग रही है मुझे, जी क्योंकि जी जी ये बिल्कुल, जीत की क्योंकि अभी उम्मीद जता रहे तस्वीर थे। तो बहुत कुछ बदल गई है, जीत की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन झारखंड में इस वक्त तस्वीर बिल्कुल जो है वो अलग है। पर हम महाराष्ट्र की भी बात कर रहे थे और महाराष्ट्र में परिवारों की साख भी दांव पर है। नीरजा जी वहां से काफी ट्रैवल करके आई और हम पहले भी नीरजा जी से इस पर बात कर रहे थे कि कैसे लड़ाई ये भी है कि असली शिवसेना कौन, असली एनसीपी कौन, ये तमाम चीजें हैं। पर बारामती की अगर मैं बात करूं नीरजा जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक जूनियर भी वहां पर आ गए हैं, नए पवार और अजीत पवार तो हैं ही, तो वो लड़ाई भी एक देखने वाली है और बहुत बड़े बड़े लीडर्स इस दफा उनकी किस्मत दांव पे लगी हुई है। तो कहाँ बारामती में जब लोकसभा कैंपेन में मैं गई थी, वहाँ लोग ओपनली बोलते थे, 7 में से 10 में से 7 बोलते थे कि इस बार पवार साहब, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल है, ताई को देंगे, पर असेंबली के इलेक्शन में दादा को देंगे, अजीत पवार को, क्योंकि काम तो उन्होंने बहुत किया है। तो वो उस समय का सेंटिमेंट, मैं तो कई बार कह चुकी हूँ, इस बार अजीत पवार जीतने के चांसेस बहुत हैं। जहाँ तक सीएम का सवाल आगे तो चल ही रहे हैं लगातार और उनकी तस्वीरें भी लग गई हैं सीएम का चेहरा दिखाते हुए। वेल, सीएम के लिए भी लग गई हैं। लेकिन जहाँ तक आंकड़ों का सवाल आ रहा है, देवेंद्र फडणवीस के चांस बढ़ गए हैं सीएम बनने के, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अमित शाह ने तो ये बोला हुआ है कि हमने आपके लिए बहुत सैक्रिफाइस किया, अब आपका टाइम आ गया है सैक्रिफाइस करने के लिए। फडणवीस के लिए ओपनली बोले थे अमित शाह। तो अब ये जो आंकड़े हैं ना 59, 60, उसमें आप अजीत पवार और शिंदे के आंकड़े भी जोड़ दीजिए तो भी तकरीबन मेजॉरिटी नहीं बनेगी। 123 पे अकेले बीजेपी है। इसमें जो ऑफिशियल फडणवीस का चांस सीएम बनने का बढ़ गया। संजय आपको क्या लगता है? विकास बोल रहे थे उसको आप नहीं मानेंगी। विकास कुछ देर पहले बोल रहे थे कि बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स ये कहती है कि जो रीजनल छतरा बहुत तेजी से पावरफुल होता है उसको साइडलाइन कर दो। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान, लेकिन वो अपने अंदरूनी कारणों से उनको साइडलाइन किया गया। अच्छा। वो नेशनल पॉलिटिक्स भी उसमें इन्वॉल्व थी, आगे ना बहुत बड़े हो जाएं। आरएसएस भी इन्वॉल्व था। अब आरएसएस उनके साथ खड़ा रहा है, उनकी हैसियत बढ़ी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में हर तरीके से पिछले सप्ताहों में। लेकिन एक चीज़ सामने आएगी फिर कि मराठा को हटा के आप ब्राह्मण को बनाओगे तो वो राजनीति में असर क्या होगा? ऑपोजिशन और मराठा पॉलिटिक्स उससे बढ़त होगी, उसको पॉलिटिक्स अलग दिशा में जाएगी आगे जाके। पर आज इनफैक्ट संजय जी चुनाव के एक दिन पहले विनोद तावड़े वाला वो वीडियो वायरल होता है। विनोद तावड़े ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या मराठा कम्युनिटी से, माफ करिएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है जो बात नीरजा जी कह रही हैं, देवेंद्र फडणवीस के चांसेस ज़्यादा हैं इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद, या देवेंद्र फडणवीस के चांसेस नहीं है? अब देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर इसी आई 125 बीजेपी, ठीक है, एक तो एक और 55 पे शिवसेना जी एकनाथ शिंदे का, 125 पे, पिछले बार 105 पे और वो 40 पे आपने अगर उनको कमान दी और 125 पे अब आप कमान देंगे तो ये बड़ा दिल नहीं, आपकी कमजोरी मानी जाएगी। आपके कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएंगे, महाराष्ट्र में ही नहीं देश भर में। मतलब बीजेपी को अपना सीएम खुद बनाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी राय ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब उन्होंने बना दिया तो जो नीरजा जी कह रही थी उससे मैं थोड़ा सा वो इतर बात कहूँगा कि आपने 105 पे अपने 5 साल के चीफ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, तो वो जो एक स्टिग्मा होता कि चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अगर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, शायद ये बात तभी हो गई होगी जब उन्होंने उनको बनाया होगा। तो अगर ये उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, फडणवीस चीफ मिनिस्टर भी होंगे, क्योंकि 2 साल के दरमियान दोनों के बीच में किसी तरह का विवाद नहीं दिखा, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखा, पब्लिक में कम से कम कहीं नहीं दिखा, दोनों एक साथ दिखे। पीएम के साथ भी एकनाथ शिंदे के बहुत अच्छे वो संबंध रहे। कई सभाओं में जहां एकनाथ फडणवीस नहीं थे वहां एकनाथ शिंदे वो साथ में थे। तो ये संभावना मुझे लगती है कि बहुत प्रबल होगी कि देवेंद्र फडणवीस बने।
दूसरा, देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह का कैंपेन चलाया, इस बार वो मंच से जब बोलते थे तो देवेंद्र फडणवीस एक अलग तरह के अवतार में राजनेता के तौर पे दिखे, जो मंच से पब्लिक को अपने राइट में मतलब वो सक्षम वो हो रहे थे। तो इसलिए अगर दूसरा जो पक्ष है विनोद तावरे वाला, वो लोगों ने किसी तरह का इम्पैक्ट नहीं हुआ, लोग जो सोच चुके थे उसी तरीके से चले। तो देखिए इलेक्शन ब्रेकिंग है ये कि महायुति 3/4 सीटों पर आगे है। एक और चीज, अब जो नगमा एक बात करी थी कि किसके पास लीगेसी, तो शरद उद्धव ठाकरे मतलब सबसे बड़ा अगर इस चुनाव में लॉस होगा, क्योंकि पवार साहब उम्र के उस कगार पे हैं कि उनका ये आखिरी चुनाव था, मतलब सम्मानजनक रूप से शायद उतने सम्मानजनक रूप से नहीं हुआ। अजीत पवार अपनी स्टैंडिंग पे किसी सुप्रिया सुले और अजीत पवार आप सामने करेंगे तो अजीत पवार डेफिनेटली 2 कदम आगे हैं। सबसे बड़ा झटका जो होगा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की जो चीज़ होगी, जो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की है, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि इसका मतलब ये है कि लोग मान गए कि आप बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति से बिल्कुल अलग थे और उनकी जो लीगेसी है वो एकनाथ शिंदे लेकर के